हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? हमारा 5वां पाठ चल रहा है और 5वें पाठ के पिछले वीडियो में आपको मैंने अम्ल, क्षार और लवण को परिभाषित किया था और उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे और आपको बताया था कि आपके दैनिक जीवन में काम आने वाले जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उन विभिन्न प्रकार के पदार्थों में कौन अम्ल हो सकता है, कौन क्षार हो सकता है, कौन लवण हो सकता है, इन सब का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप स्वाद के आधार पर भी अम्ल क्षार को वर्गीकृत कर सकते हो। किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर। तो आपने देखा था कि जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते थे, तो जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे वो सब अम्लों में रखे जाएंगे। क्षार जो होते हैं वो कड़वे होते हैं स्वाद में, तो जितने भी कड़वे पदार्थ हैं वो क्षार की श्रेणी में रखे जाएंगे। कड़वे में कौन सा आते हैं? जैसे करेला है, नीम है, ये सब कड़वे होते हैं कि नहीं होते हैं? कड़ी, कचरी है, ठीक है ना। तो इनके सब के अंदर क्या होते हैं? क्षार उपस्थित होते हैं। तो अम्ल और क्षार को स्वाद के आधार पर वहाँ पर बांटा गया था, लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रकृति के अंदर इतने सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं कि केवल स्वाद के आधार पर उनको हम वर्गीकृत नहीं कर सकते। उनके वर्गीकरण के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं और इन संकल्पनाओं में उन्होंने अपने हिसाब से अम्ल और क्षार को परिभाषित किया है। उसमें आपको मैंने बताया भी था कि हम इस चैप्टर में 3 वैज्ञानिकों की संकल्पनाएं पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे आर्रेनियस की संकल्पना, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना और उसके बाद पढ़ेंगे हम लुईस संकल्पना। तो आर्रेनियस के अनुसार कौन पदार्थ अम्ल हो सकते हैं और कौन पदार्थ क्षार हो सकते हैं, इनको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ये यहाँ पर हम चेक करने जा रहे हैं। आर्रेनियस पहला वैज्ञानिक था जिसने रासायनिक आधार पर अम्ल क्षार को परिभाषित किया। सन 1887 में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर आर्रेनियस ने अम्ल और क्षार का वर्गीकरण दिया और अम्ल क्षार का वर्गीकरण देते समय उन्होंने अम्ल क्षार की अलग अलग परिभाषाएं भी प्रस्तुत की। तो देखते हैं हम उनकी क्या परिभाषाएं थी। यहाँ पहले मैं लिख रहा हूँ अम्ल क्षार के लिए आर्रेनियस संकल्पना। अम्ल क्षार के लिए आर्रेनियस ने क्या संकल्पना दी है? तो देखो बेटा, इन्होंने बताया अम्ल के बारे में, तो मैं हेडिंग डाल दूं अम्ल। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन इसको प्रदर्शित करेंगे बेटा H+ से प्रदान करते हैं। उनको अम्ल कहते हैं। उनको क्या कहेंगे? अम्ल। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या प्रदान करेंगे? हाइड्रोजन आयन। अब देखते हैं हम जलीय विलयन में ये हाइड्रोजन आयन कैसे देते हैं। जैसे आप कोई भी अम्ल लीजिए और उस अम्ल का आप जलीय विलयन बनाइए और जलीय विलयन बनाने के बाद हम देखते हैं कि उस अम्ल का आयनीकरण किस प्रकार से होता है। अम्ल का आयनीकरण का मतलब होता है कि जो अम्लीय पदार्थ है वो अपने अवयवों में टूटता है, तो क्या वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है? तो जैसे देखो उदाहरण देते हैं, जैसे HCl का जलीय विलयन लें।
HCl का अम्ल का नाम बताओ क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये आयनित होता है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। किस किस में आयनित होता है? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। तो देखो बेटा, इसने हाइड्रोजन आयन प्रदान किए। अगर इसके बाद मैं HNO3 लूँ, HNO3 अम्ल का जलीय विलयन बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको हम? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का आयनीकरण अगर कराते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन में वियोजित हो जाता है। ये नाइट्रेट आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है। अब देखो, इसके बाद में अगर एक अम्ल और लूँ H2SO4 और इसका जलीय विलयन बना देते हैं। इस H2SO4 अम्ल को क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इन सब के नाम मैंने पिछली वीडियो में आपको लिख दिए हैं। तो देखो, ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा क्योंकि सूत्र में H2SO4 है ना, और सल्फेट आयन साथ में और निकलेगा। तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन के रूप में ये यहाँ पर क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। अगर यहाँ पर मैं H2CO3, इसको मैंने क्या लिखा था? ध्यान करिए, H2CO3 को क्या नाम दिया था? कार्बोनिक अम्ल। क्या नाम दिया था? कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल का वियोजन होता है तो ये भी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन इसके साथ रिलीज होता है। ठीक है ना? इनके नीचे नाम लिखूं, इसको बोलेंगे कार्बोनिलिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। इन अम्लों के नाम तो ध्यान नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। और अगर आप एसिटिक अम्ल का भी वियोजन करा देते हो, जैसे देखो CH3COOH, इसको बोलेंगे हम बेटा क्या? एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? एसिटिक अम्ल। किसके अंदर उपस्थित होता है? सिरके के अंदर। तो इसका वियोजन होता है हाइड्रोजन आयन, यहाँ एक क्यों लिखेंगे? एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, प्लस एसीटेट आयन। इसको क्या बोलेंगे हम? एसीटेट आयन। या के नीचे लिख दूँ मैं एसीटेट आयन। तो देख लो, जितने को तुमने अम्ल लिए हैं, सबरे के सबरे अम्लन ने में ते कोई से ही अम्ल जब हमने पानी में डाले हो, कोई सा भी अम्ल जब हमने जल के अंदर डाला है तो जल के अंदर ये अम्ल आयनित हुआ है और आयनित होकर इसने हाइड्रोजन आयन प्रदान किए हैं। क्या प्रदान किए? हाइड्रोजन आयन प्रदान किए हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उनको ही क्या बोलते हैं बेटा? वो तो अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल देख लिया आपने। अब देखो साहब, दूसरी बात करते हैं हम। ये सब के सब एग्जाम्पल लिख लेंगे हम और उस एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पलों के नीचे लिखेंगे हम। ठीक है ना? तो देखो, अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ये आयन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। जब ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। अतः हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ
हाइड्रोजन आयन जो होता है वो जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो देखो ये HCl था, इसने हाइड्रोजन आयन प्रदान किए। ये हाइड्रोजन आयन तुरंत जल के अणु के साथ संयुक्त हो जाएंगे और जल के अणु के साथ संयुक्त होकर H3O+ आयन का निर्माण कर लेंगे और इस आयन को ही क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को क्या बोलोगे भैया? हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, अम्ल के द्वारा जो प्रदान किए गए हैं ये तुरंत जल के अणु के साथ क्रिया करते हैं और जल के अणु के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो अब हम कह सकें कि जल के अंदर अगर अम्ल पड़ा हुआ है तो उसके अंदर कौन से आयन उपस्थित होने चाहिए? हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होने चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई पहले तो हमने कह दी कि जल में जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे वे अम्ल हैं और ये हाइड्रोजन आयन ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते थे, इसलिए तुरंत जल के अणु के साथ क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जल के अणु के साथ जुड़कर क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो अब बताओ जलीय विलयन में कौन से आयन उपस्थित हैं? हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? तो ये बेटा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे अम्ल की परिभाषा। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? क्षार की, कि क्षार क्या होते हैं। तो आर्हेनियस ने क्षारों के बारे में क्या कहा? देखो आर्हेनियस ने क्षार के बारे में बताया, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन को आप प्रदर्शित करोगे OH- से। हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं उनको क्षार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जलीय विलयन में क्या प्रदान करना है? हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे देखो, जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको क्या बोला था? कास्टिक सोडा। इसको अगर पानी के अंदर डाल देते हैं तो ये तुरंत सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन दोनों में टूट जाता है। इसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें तो ये भी Ca+2 कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा। तो हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान कर रहे कि ना कर रहे? दोनों। कोई सोई ले लो और NH4OH, इसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका अगर आयनीकरण हम कराते हैं तो ये अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा। ठीक है ना? और कोई क्षार लें, KOH ले लो। KOH का जलीय विलयन लेंगे तो ये पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों में ब्रेक हो जाएगा। सबके साथ में एक्वस लगा रहा हूँ मैं, AQ का मतलब होता है कि सबके सब कहाँ पर उपस्थित हैं? जलीय विलयन में उपस्थित हैं। समझ में आ गई? और एग्जाम्पल लिखूँ और आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, जिंक हाइड्रोक्साइड ले लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लो, किसी भी मेटल के साथ आप हाइड्रोक्साइड जोड़कर कंपाउंड बनाकर उसका आयनाइजेशन करा सकते हो। तो ये क्या हो गए? क्षारीय पदार्थ हो गए।
तो क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में क्या प्रदान करना है उनको? हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करना है। और इनकी जो आयनीकरण की अभिक्रियाएं वो इस प्रकार से होती हैं। तो सभी अभिक्रियाओं में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करने वाले पदार्थ हैं, इसलिए इनको हम क्षार कहते हैं। अब ये अम्ल और क्षार का जो वर्गीकरण दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? आर्हेनियस के द्वारा। इसलिए इसे हम आर्हेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना भी कह सकते हैं। ठीक है ना? आर्हेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना आपकी समझ आ गई होगी। और हम अब आगे बात करते हैं बेटा। अब देखो, कल आपको बताए थे हमने लवणों का वर्गीकरण, जब हमने बताया था तो लवणों के वर्गीकरण में आपने उदासीन लवण जब बनाया था, तो उदासीन लवण के लिए आप लोगों ने लिए थे क्या? प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल। अम्लीय लवण जब तुमने बनाए हो तो वाक्य काज का लियो, और तुमने वाक्य काज लियो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। और जब क्षारीय लवण बनाए हो तो का लियो हमने? प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल लियो। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल ये क्या होते हैं और इनके उदाहरण क्या होते हैं। बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से उदाहरण। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रबल अम्ल की। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होकर, पूर्णतया आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। उनको प्रबल अम्ल कहते हैं। उनको क्या बोलेंगे बेटा? प्रबल अम्ल। मतलब तुमने पानी में थोड़े से डाल दियो और पानी के अंदर डालने के साथ ही वो तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से आयनित हो जाता है। पूरी तरह से आयनित होने का मतलब ये है, आप ध्यान रखो, जैसे मैंने 100 अणु अम्ल के लिए, तो पूरी तरह आयनित को मतलब है कि 100 के 100 अणु टूट जाएं। जैसे यहाँ पर तुमने HCl लिए तो 100 HCl मैंने यहाँ पर जो लिए थे वो 100 के 100 HCl टूटकर 100 हाइड्रोजन और 100 क्लोरीन आयन बना दें, तो पूर्णतः आयनित हो गया। सॉरी, 50-50 बनाएंगे। दोनों कैसे बनाएंगे? 50-50, दोनों 50-50 हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन बना दें, तो ये हो गया पूर्णतः आयनित। और ये खूब सारे हाइड्रोजन आयन इसने प्रदान कर दिए, तो इसको क्या बोल सकते हो आप? प्रबल अम्ल बोल सकते हैं ना। तो जैसे उदाहरण दें इसके, जैसे देखो HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा इनको। प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन से हो गए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। देखो याते बोले हम नमक का तेजाब, नमक का तेजाब,
जो मीठे तेजाब के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप शौचालय वगैरह जो लेटरिन होती है ना उनको साफ़ करने के लिए लाते हो ना बोतल में, वो नमक का तेजाब बहुत ही डाइल्यूट कंडीशन में आता है, वो वाला नमक का तेजाब है। ये है गंधक का तेजाब। और इस गंधक के तेजाब का उपयोग पता है कहाँ करते हो आप लोग करते हो ट्रैक्टर, ट्रक, कार, बस की जो बैटरी हैं उन बैटरियों को बनाने में। बैटरी के अंदर तेजाब डाले कि ना डाले। और सोरे का तेजाब बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल को। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जो तेजाब होते हैं वो अत्यधिक दाहक प्रकृति के होते हैं। अगर ये किसी भी वस्तु के ऊपर गिर जाएं तो उसे गलाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप इसको मिट्टी में भी डाल दोगे तो उसको भी जला देंगे, पत्थर पर डालोगे तो उसको भी जलाने की क्षमता रखते हैं। आपके शरीर पर, कपड़ों पर कहीं भी गिर गया तो उसे पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये प्रबल अम्ल जो होते हैं ये अत्यधिक दाहक प्रकृति के होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। इसलिए जब तक हमें इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, आपको अगर कहीं भी दिखें, मिलें, हमें इनको टच करना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्रबल अम्ल की बात हो गई, अगली बात करते हैं हम दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल किसको बोल सकते हैं? देखो, वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल कौन कौन से? देखो, CH3COOH, क्या बोलेंगे इसको? एसिटिक अम्ल। H2CO3, क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनिक अम्ल। दो उदाहरण लिख लेते हैं हम, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। अब देखो, इनको दुर्बल क्यों माना है कि जैसे तुमने एसिटिक अम्ल के 100 अणु लिए तो इन 100 अणु में से 50 या 60 अणुओं का ही वियोजन होता है, बाकी के 40 अणु पानी में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। समझ में आ रही बात? आंशिक रूप से आयनित होने का मतलब समझ में आ रहा है कि 100 अणु तुमने एसिटिक अम्ल के लिए और पानी में डाल दियो तो आगे 50-60 अणुओं को तो वियोजन है जाएगा जो हाइड्रोजन आयन प्रदान कर देंगे, यानी कि तुम्हारा जलीय विलयन तो अम्लीय है गो। पर ये पूरी तरह से नहीं टूटा है, 40-50 अणु या के पानी के अंदर मौजूद ज्यों के त्यों रह जाते हैं। तो बताओ, यान ऊपर वाले ने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दिए कि नीचे वाले ने दिए? इसने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दिए इसलिए वो प्रबल हो गया, इसने कम हाइड्रोजन आयन दिए इसलिए दुर्बल हो गया। समझ में आ गई बात? ये आंशिक रूप से इसका आयनन, ठीक है ना। तो ये हो गए बेटा आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और दोनों के जो उदाहरण हैं उनको ध्यान से चेक करेंगे। नाम सबन के मैंने पहले लिख दिए हैं, तो आप नाम और सूत्र बिल्कुल सटीकता से आपको याद रखने हैं। एग्जाम की दृष्टि से उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्रश्न आ जाता है कि कोई 2 प्रबल अम्ल और कोई 2 दुर्बल क्षार के
उदाहरण लिखिए। तो आपको केवल उदाहरण लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से इनको नोट करो बेटा, और हम बात करते हैं अब क्षारों के बारे में, ठीक है ना। देखो प्रबल क्षार क्या होते हैं। प्रबल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे तो सारे के सारे हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएंगे, तो ज़्यादा मात्रा में होंगे। इनको प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे प्रबल क्षार में आपको दो उदाहरण ध्यान रखने हैं, NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। देखो ये प्रबल क्षार जो होते हैं ये भी अत्यधिक दाहक प्रकृति के होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कास्टिक सोडे को आप सीधे अपने हाथ पे ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि कास्टिक सोडा को अगर आपने अपने हाथ पर रख दिया तो आपके हाथ की जो त्वचा है उसको ये जला देगा। और कास्टिक को आप सीधे अपने कपड़ों से टच नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी जला देगा। तो ये जो क्षार होते हैं ये भी अत्यधिक दाहक प्रकृति के होते हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम दुर्बल क्षार की। तो दुर्बल क्षार कैसे होंगे। वे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं तथा कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं, उनको दुर्बल क्षार कहते हैं। आंशिक रूप से आयनित होंगे, जैसे अम्ल आयनित हुए ऐसे ही क्षार आंशिक रूप से आयनित रह रहे हैं। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। आगे भी आप इसको पढ़ोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं। एंटासिड जानते हो, जब पेट में अधिक अम्ल स्रावित हो जाता है तो अपच के कारण दर्द और जलन होती है, तो दर्द और जलन होती है तो उस टाइम पर आप अगर इसका सेवन करते हो तो आपके पेट में राहत मिलती है, दर्द और जलन ठीक हो जाता है। तो ये एक दुर्बल क्षार है जो आंशिक रूप से आयनित होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक दुर्बल क्षार है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। आगे बात समझ में। तो मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ,
आपको सिर्फ दो दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको ये दो दो एग्जाम्पल ही ध्यान में रखने ढंग से, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से आपको याद रखने। अम्ल और क्षार, दुर्बल और प्रबल। अब देखो एक डेफिनेशन, एक परिभाषा और लिख देता हूँ बेटा मैं यहाँ। आप लोग ना वीडियो को पॉज कर दिया करो और तुरंत उसकी उस परिभाषा को आप नोट कर लिया करो। तो देखो मैंने एक परिभाषा और लिखनी है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। तो ये दोनों अपने अपने गुणों को नष्ट कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसे ही उदासीनीकरण की प्रक्रिया या अभिक्रिया कछी कहते हैं। देखो जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल तुमने लिए हैं तो जितने हाइड्रोजन आयन प्रबल अम्ल से निकलेंगे उतने हाइड्रोक्सिल आयन प्रबल क्षार से निकलेंगे। तो प्रबल अम्ल से निकले हाइड्रोजन आयन और प्रबल क्षार से निकले हाइड्रोक्सिल आयन दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे? जल को निर्माण कर देंगे। और शेष जो आयन वे मिलकर के इसका निर्माण कर देंगे, लवण का निर्माण कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो इसमें जैसे देखो आपने ये प्रबल अम्ल ले लिया, अलग अलग कर रहा हूँ मैं, अभिक्रिया है अलग अलग स्टेप में, यानी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन प्रदान कर दिए। ये प्रबल क्षार ले लियो, यानी हाइड्रोक्सिल आयन और सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान कर दिए। ठीक है ना? अब देखो साहब, अम्ल के द्वारा त्यागे गए हाइड्रोजन आयन और क्षार के द्वारा त्यागे गए हाइड्रोक्सिल आयन तो मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? पानी का। और अम्ल के द्वारा छोड़े गए ऋणायन और क्षार के द्वारा छोड़े गए धनायन आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? लवण का। समझ में आ रही बात? अब इस अभिक्रिया को मैं एक ही अभिक्रिया के रूप में लिखूं, HCl प्लस NaOH इजकल टू NaCl प्लस H2। ये लवण बन गया और ये जल बन गया। ठीक है ना? है ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया। इससे आप बिल्कुल बारीकी से समझ जाओगे। अम्ल को डाला तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करे और क्लोराइड आयन प्रदान करे। क्षार को डाला तो उसने हाइड्रोक्सिल आयन दिए और सोडियम आयन दिए। तो अम्ल के हाइड्रोजन आयन और क्षार के हाइड्रोक्सिल आयन दोनों ने आपस में मिलकर काई को निर्माण कर दिया? पानी को। और क्षार के धनायन और अम्ल के ऋणायन दोनों मिलकर आपस में का निर्माण कर रहे हैं? लवण। और एक ही पोत में अगर अभिक्रिया लिखना चाहें तो ये वाली अभिक्रिया आएगी। ठीक है?
तो ये हो जाती है बेटा आपकी अम्ल क्षार के लिए आरेनियस नाम के वैज्ञानिक की संकल्पना। समझ में आ रही बात। इस संकल्पना के बाद अब हम अगली संकल्पना के बारे में बात करेंगे, और अगली संकल्पना है हमारी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना को आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो तब तक आप इसके नोट्स बनाइए और आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप को चेक कीजिए। उस पर हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं मनोज जी, उन्होंने मैसेज दिया है 17 तारीख को आपका टेस्ट है, इसलिए चैप्टर 2 जो पार्ट 2 आपको दिया है टेस्ट के लिए उसको ठीक से तैयार करो, और 17 तारीख को आपको टेस्ट देना है। उसका टाइम टेबल वगैरह सब कुछ मनोज जी ने आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया है। उसको ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद टेस्ट के लिए गंभीर हो जाइए और बहुत ही तालीमता से, बहुत ही तन्मयता से अपने टेस्ट की तैयारी करके आपको टेस्ट देना है, और आपको व्हाट्सएप पर ही कॉपी चेक करके हम आपको प्रदान कर देंगे, ठीक है ना। ओके।